रोज रात को मेरे जेठ जी के कमरे से रोने की आवाज़ आती थी। जेठानी जी कब की मर चुकी थी। जेठ का राज जानने के लिए एक दिन मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर जेठ जी ने जो किया भगवान। जब मैं पहली बार दिल दहलाने वाली चीज़ों की आवाज़ सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैं कांपते हुए हाथ से साइड लैंप जलाया। मैं टाइम देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति उमेश अभी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। कल ही तो मैं उमेश की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़े धूमधाम से उमेश से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। मेरे जेठ बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी उमेश से लव मैरिज की शादी थी। हमने एक दूसरे से शादी के लिए खुद को ही पसंद किया था और हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को इस रिश्ते से एतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी। उसी रात मैं हवेली में चीखें सुनी थी। एक लड़की की चीख की आवाज़ थी जो वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे के बाहर देखूं कि आवाज़ किसकी है। कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज़ में चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी तो यूं कैसे ही मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटा यह आवाज़ गूंजती रही। उसके बाद शांति सा छा गया। मुझे उमेश की नींद देखकर बड़ी हैरत हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई थी, जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई। अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वह लड़की और वह ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी मचनी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ यह हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल ही थे। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई हुई थी। शहर में भी इन लोगों का बड़ा बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे यहाँ पर बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल के जैसे लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी ही नज़र ही डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मैं चौंक सी गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कहते थे। मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने सोचते सोचते मैं फिर से नींद आ गई थी। मैं सो चुकी थी। सुबह उमेश प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, यह मुंबई नहीं है जो आराम से चादर तानकर सो रही हो। मैं धीरे धीरे आंखें खोली तो वह उठ चुका था। उमेश बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है और तुम्हें वही पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम चला गया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फट गई। मैं फ्रेश होने के बाद बहुत मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों की नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए कब से मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने वह कब से बैठे थे। वह मेरी एक झलक देखने के लिए वहां पर बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन है, उमेश की बीवी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहां नहीं रुक पाई थी। इतनी तेज धूप ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी।
जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और पूरा दिन लोगों का लगातार आना जाना लगा रहा। उमेश से मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई। वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहा। गांव में कुछ और भी रस्मों रिवाज होते थे। पति पत्नी आपस में कम वक्त पाते थे। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और उमेश मुझसे कहने लगा कि गांव के माहौल में तुम परेशान हो। मेरी तरफ प्यार से देखने लगा। फिर मैं आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, उमेश बस जल्दी से मुंबई वापस जाने का सोचो, मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों उमेश की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसको घूरने लगी। उमेश, मैं गांव में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, यह के रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ पर, मैं अब नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद से चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आँख जोर से खुली थी। वही एक लड़की के चीख की पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठ गई। मैं उमेश को भी जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। कहा, उमेश, किसी ने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर उमेश ने नज़रें चुराई और कहने लगा, कैसी आवाज़ है? मुझे यहाँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, लेकिन उमेश को भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से उमेश की तरफ देखा। मैंने कहा कि यह लड़की की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? वह कहने लगा, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? यह सोचकर मैं डर से कांपने लगी थी कि वह वजह मेरा एक दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे भूतों प्रेतों आत्माओं से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैं उमेश से शहर जाने की जिद कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस मुंबई जाना है, मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और उमेश मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नज़रें चुरा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, बरसों से इस हवेली में ऐसे ही किस्म की किसी किसी को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे तुम्हें दे रही है, लेकिन उनसे कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा। वरना क्या मेरी भाभी यहाँ रह सकती थी? मुझे उमेश की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस मुंबई जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने उमेश से पूछा था कि तुम मुंबई वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर उमेश का चाय का कप हाथ में ही रह गया। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई और अपने कपड़े रखने लगी। तभी जेठ जी ने कहा, बहू क्या कर रही हो? मैंने कहा, मुंबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी जेठ जी ने कहा, उमेश, तुमने बहू को नहीं बताया? घर की बहुएं घर में रहती हैं। मेरे दिल पर यह बात लग गई और मैं आश्चर्य से उमेश की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, भूल गया भाई। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, मुंबई केवल उमेश जाएगा। यह सुनकर मैं दंग रह गई थी कि उमेश ने पहले यह बात मुझे क्यों नहीं बताई। उसने यह कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ मुंबई ले जाएगा। गुस्से की वजह से मैं उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद उमेश कमरे में आया और रोने लगी। मैंने कहा, मुझे भूत बंगले में नहीं रहना है। तुमने मुझे झूठ कहा था कि हम मुंबई में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठ गया। बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी मुंबई नहीं ले जा सकता, बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं, फिर मैं तुम्हें मुंबई लेकर जाऊँगा। मैंने कहा, तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकती हूँ। रात के वक्त मुझे चीखों की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी।
मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा, तुम चीखों पर ध्यान मत दो, वह जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम बस अपना कमरा लॉक करना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। उमेश की बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। उमेश कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं भाई से कहकर नौकरानी का इंतज़ाम करवा दूंगा। वह तुम्हारे साथ रात को तुम्हारे कमरे में सो जाया करेगी। लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैं बस इस बात पर सिर हिला दिया। उमेश शाम को मुंबई के लिए निकल चुका था और मैं अकेली ही रह गई। रात को मेरे साथ नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा लिया करती थी और लेट जाती थी। रात को जब वह चीख की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती थी। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती थी वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीख के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी। फिर ना में सिर हिलाने लगती थी और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है। इसलिए मैंने कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ तुम सुन सकती हो। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से भी नहीं करना वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी थी कि आखिर मालूम भी तो हो कि सारा माजरा है क्या। मैंने रात को जब वह चीख की आवाज़ सुनी तो मैंने ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर ही रहूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वहाँ से वह आवाज़ मुझे और भी करीब से सुनाई देने लगी थी। जब मैंने उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी और सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था जहाँ से लड़की के चीख की आवाज़ आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही आवाज़ सुनकर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितने बड़े थे। वह आवाज़ खुद से ही बात करने लगे। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह का सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठने रोने लगी। मेरा जेठ और औरतों के साथ नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी पूरी रात जागते हुए कटी, क्योंकि मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर इस तरह बैठे थे, मेरी आंखों से देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, उमेश ने फ़ोन पर बात नहीं की। मेरी बहू ने तभी रो रो कर आंखें सुझा ली है। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले, उमेश वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया होगा। मैं उनकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। आज तो मैं उनकी शक्ल देखना भी दिल नहीं किया। कैसे दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहम दिल बना रहता है और रात में यह सोचकर मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच ली थी कि अब उनके पर्दाफाश करके ही रहूँगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैं वही आवाज़ दोबारा सुनी तो फिर मैं उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी तो एक 16 साल की लड़की गांव की लग रही थी। उसके चेहरे पर डर था। वह हाथ जोड़ अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, लेकिन बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतारकर फेंक दिया। मैं इससे आगे नहीं देख सकती थी और अपने कमरे में वापस आ गई।
मैंने वह रात बड़ी मुश्किल से काटी। सुबह होते ही मैं उमेश को फ़ोन किया और कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि हवेली में भूत है। यहाँ कोई भूत नहीं है। यह आवाज़ तो गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस की निशानी बनती हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने सब उमेश से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखो जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें मेरे भाई की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वह तुम्हें जान से मार डालेंगे। उमेश की बात सुनकर जितनी हैरानी हुई उतना कम ही थी। मतलब वह अपने भाई के बारे में यह सारी बातें पहले से ही जानता था और वह भी उनसे मिला हुआ था। इस समय मैं फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि बुराई होता देख मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मेरे जेठ के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलते। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि जेठ कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपने पिछले खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। जेठ के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उसके कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दूल्हे के कमरे की तरह सजाया हुआ था। मैं इस खिड़की के पास एक कोने में छिपकर बैठ गई। रात 1:30 बजे जेठ उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर के बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर के बाद 15 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसे उसके घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चला गया। जेठ एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की को बेबसी का तमाशा देख रहा था जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बार बार दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार हवेली के दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वह लड़की जब दरवाज़ा बजाकर थक गई तो जेठ के पास आकर हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बातें सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए बोला, किसी छोटी जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। तुझे मैं बताता हूँ कि तेरे सामने जुबान चलाने वालों का क्या अंजाम करता हूँ। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से ज़मीन पर पटका, फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द से तिलमिला उठी थी और यह सब नहीं देख पा रही थी। ना जाने कैसे मैं खुद को काबू में किया। वहाँ मैं खड़ी यह सब देख रही थी। फिर मेरे जेठ ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उस लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की के चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। जेठ तुरंत वहाँ से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया कि कमरे में उस लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो थी नहीं, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे में जाने के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी रात हवेली में डर महसूस थी। बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं एक घने झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर के बाद नौकर वहां से चले गए। उसके जाते ही मैं सुकून की सांस ली। एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार की दूसरी तरफ देखा तो एक घना जंगल था।
मैं वहां कूद गई। मैं नहीं जानती थी कि उस जंगल के पार करके मैं कहां पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई, मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस मुंबई जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई और पूरे रास्ते भर अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखा। मुंबई पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त आईपीएस अफसर थे, उन्हें यह वीडियो दिखाया। मेरी वजह से उस गांव के घिनौने खेल का खिस्सा खत्म हुआ था और मेरे जेठ को पुलिस ने पकड़ लिया और उसके साथ साथ उमेश भी पकड़ा गया था। वह लोग गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश भेज देते थे और कुछ को मार देते थे। और मेरे पति मुंबई से वही काम करते थे और इसलिए वह मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए। मैं अब उमेश से तलाक ले लिया था, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी और मैं अपने पापा के घर रहती हूँ और बहुत खुश हूँ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी तरह एक इमोशनल कहानी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद। आप खुश रहिए, हमेशा दूसरों को भी खुश रखिए, हमेशा समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए।